हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बोर का परमाणु मॉडल। अगर आप भी बायो क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन या फिर जो आसमान में चमकते तारे हैं और सूरज की रोशनी होती है, इन सब का सबसे गहरा राज किस में छुपा हुआ है? तो इसका जो राज छुपा हुआ है वो छिपा है एक नन्हे से परमाणु यानी एक नन्हे से एटम के अंदर। तो जब रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया, तो रदरफोर्ड मॉडल के फेल होने के बाद दुनिया अंधेरे में थी कि आखिर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हुए नाभिक यानी न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता। तब नील्स बोर ने बताया। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है? सन 1913 में वैज्ञानिक नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों यानी उसके दोषों को दूर करने तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके गांव या मोहल्ले में एक बड़ा सा अखाड़ा या फिर एक गोल चक्कर वाला मैदान है और वहाँ पर कुछ पक्के ट्रैक बने हैं। तो अब यह एक नियम पर काम करता है। नियम क्या है कि हर साइकिल चलाने वाले या फिर रेस लगाने वाले को अपनी ही लाइन में साइकिल को चलाना है या फिर अपनी ही लाइन में रेस लगानी है। तो अगर आप अपनी तय लाइन में दौड़ रहे हो तो ना तो कोई आपको रोकेगा और ना ही आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप ट्रैक छोड़कर इधर उधर हुड़दंग मचाओगे तो फिर धड़ाम से गिरोगे, यानी आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो खर्च होगी और इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस में जाकर गिर जाओगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। तो बोर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस जो होता है वो नाभिक के चारों ओर हर जगह नहीं घूम सकते। उनके घूमने के लिए फिक्स रास्ते मतलब जैसे पटरियां होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं ऑर्बिट। तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी इसी फिक्स कक्षा में यानी इसी फिक्स ऑर्बिट में चक्कर काटता है, तब तक उसकी ऊर्जा ना तो घटती है और ना बढ़ती है, यानी उसकी जो एनर्जी है उसका नुकसान नहीं होता। इसलिए इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा यानी स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। इसके बीचों बीच देखिए नाभिक यानी न्यूक्लियस। तो केंद्र में एक लाल रंग का जो छोटा सा नाभिक दिख रहा है आपको, इसमें परमाणु का सारा धन आवेश यानी सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन केंद्रित होते हैं इसके अंदर। अब देखो स्थायी कक्षाएं क्या हैं इसमें? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो नाभिक के चारों ओर ये जो छोटा सा नाभिक है, इसके चारों तरफ आपको नीले और हरे रंग के 3 घेरे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दिखाई दे रहे हैं। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वाला है उसे क्या कहेंगे? n=1, और जो सेकंड वाला है इसे कहेंगे n=2, और ये थर्ड वाला जो है इसे कहेंगे n=3। तो इससे दर्शाते हैं। तो बोर का पहला अभिग्रहित यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह नहीं घूम सकते, वे केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं यानी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिनकी ऊर्जा यानी जिनकी एनर्जी फिक्स होती है। तो इसीलिए इन्हें स्थायी कक्षाएं क्या कहते हैं? इसीलिए इन्हें स्थायी कक्षाएं यानी फिक्स स्टेबल ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं बोर के दूसरे नियम की, जो न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर के गोले, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन उन पटरियों पर दौड़ रहे हैं। तो बोर ने कहा कि किसी भी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या? एंगुलर मोमेंटम, जिसे किससे शो करेंगे? L=mvr। तो हमेशा प्लांक नियतांक क्या होता है? h, और 2 तो 2 के पूर्ण गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब 2 के पूर्ण गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। और यही हमारा सुपर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या बनता है?
सुपर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला MbR इक्वल NH/2π बनता है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, MbR इक्वल NH/2π। अब जहाँ पर n क्या है, ये n यहाँ पर क्या है, n इक्वल होता है 1 2 3 और m क्या है यहाँ पर, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और b क्या है यहाँ पर, b है यहाँ पर वेग, तथा r क्या है, r है यहाँ पर त्रिज्या। तो अब डायग्राम के ऊपरी हिस्से पर फोकस करिए, जहाँ पर बैंगनी रंग की तरंग, ये जो बैंगनी रंग की तरंग है ये बाहर निकल रही है। तो यह है बोहर का तीसरा नियम। मतलब ये कौन सा नियम है, एनर्जी ट्रांजिशन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निचली कक्षा यानी E1 या फिर E2 से ऊर्जा पाकर ऊपर वाली उत्तेजित अवस्था, जैसे ये फर्स्ट वाली है, इससे इस वाली अवस्था में, या फिर सेकंड वाली से इस थर्ड वाली में जाता है, अवस्था में कूद जाता है, तो वह वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। मतलब वह कुछ ही टाइम के लिए टिकता है, जैसे सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही टिकता है। तो फिर क्या होता है, तो जब वह वापस अपनी मूल अवस्था में यानी अपनी पहली वाली अवस्था में लौटता है, तो जो फालतू जो एक्स्ट्रा ऊर्जा यानी एक्स्ट्रा एनर्जी उसने ली थी, वो उसे एक फोटोन या प्रकाश के रूप में बाहर फेंकता है। तो इससे 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में, यह प्रकाश के रूप में बाहर फेंक देता है। तो इसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब देखो दाईं तरफ ऊर्जा स्तर के ग्राफ को देखिए, इसमें क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा का यह अंतर हमेशा इस समीकरण किसके द्वारा, डेल ई इक्वल E3 और माइनस E2 इक्वल क्या होता है, इक्वल होता है HV। ये फार्मूला नोट कर लें, डेल ई इक्वल E3 माइनस E2 इक्वल HV से दिया जाता है। और यही फार्मूला क्या करता है, यही फार्मूला आगे चलकर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन, बामर और पास्टन श्रेणियों की वेवलेंथ निकालने के काम आता है। पास्टन श्रेणियों की वेवलेंथ निकालने के काम आता है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, बोर की मुख्य परिकल्पनाएं यानी अभिग्रहित। तो बोर ने अपने मॉडल को समझाने के लिए निम्नलिखित 3 मुख्य नियम अभिग्रहित दिए। पहला नियम क्या है, स्थायी कक्षा का नियम। मतलब देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित विशिष्ट त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथों में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं यानी स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। और इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। मतलब जब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ना ही तो उनसे ऊर्जा निकलती है और ना ही वो किसी चीज़ से ऊर्जा लेते हैं। तो इसीलिए इन कक्षाओं को अविकिरणीय कक्षाएं भी कहा जाता है। अब आता है देखो कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। जैसे मान लो आप सिनेमा हॉल या बस स्टैंड का जनरल डिब्बा आपको याद होगा, और उसमें क्या होता है, उसमें हर सीट फिक्स होती है। या फिर आप मान लीजिए कि किसी बड़े मेले में गोल चक्री झूला चल रहा है और उस झूले पर बैठने की लोहे की छड़ें पहले से गिनती की बनी होती हैं। अब आप हवा में बीच में लटक कर तो बैठ नहीं सकते, या तो आप जो है वो पहली सीट पर बैठोगे या फिर आप दूसरी या तीसरी सीट पर बैठोगे, तो बीच की कोई भी हवा वाली सीट उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इसका कोणीय संवेग का क्वांटीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनका कोणीय संवेग को ऐसे शो करते हैं, प्लांक नियतांक यानी H का पूर्ण गुणज मतलब NH/2π होता है। अब इसका गणितीय रूप क्या होगा, L इक्वल MbR इक्वल NH/2π, जहाँ पर M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और B क्या है, B है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग। R क्या है यहाँ पर, R है कक्षा की त्रिज्या, और H है यहाँ पर प्लांक नियतांक, जिसका मान कितना होता है,
इसका मान होता है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। n क्या है यहाँ पर? n है यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या, यानी n इक्वल 1 2 3 4 ये होता है। तो जैसे मान लो कि साइंस की लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन हवा में कहीं भी मनमाने तरीके से चक्कर नहीं लगा सकता है, उसको रास्ता और उसका कोणीय संवेग बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है। तो इस सूत्र के हिसाब से NH अपॉन मतलब L इक्वल NH अपॉन 2 तो इस सूत्र के हिसाब से बिल्कुल फिक्स होता है। इसका मतलब है कि n का मान या तो 1 होगा या फिर 2 या फिर 3। यानी पूरा अंक, मतलब कभी भी n का मान 1.5 या फिर 2.5 नहीं हो सकता। तो जैसे बस की सीटें पूरी गिनी जाती हैं 1 2 3 करके, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट भी फिक्स नंबर वाले होते हैं। मतलब 1.5 या 2.5 ऐसे, ये 1.5 ये 2.5 ऐसे नहीं गिने जाते। अब आता है हमारा ऊर्जा स्तर या संक्रमण का नियम, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर यानी E2 से किसी निम्न ऊर्जा स्तर E1 में संक्रमण यानी ट्रांजिशन करता है, तो जो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का एक फोटोन यानी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है मतलब निकालता है। इसके विपरीत जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, मतलब ऊर्जा को लेता है, खींचता है, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज पर सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े हैं, तो आपकी एनर्जी कम है यानी लो एनर्जी स्टेट है। और अगर आपको ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर जाना है तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, यानी आपको ऊपर चढ़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। और जब आप ऊपर से धप से नीचे कूदते हैं तो आपके पाँव से आवाज़ या फिर जो एनर्जी होती है वो बाहर निकलती है। अब देखो इसका गणितीय रूप, डेल E इक्वल E2 माइनस E1 इक्वल HB, जहाँ पर B क्या है? उत्सर्जित या फिर अवशोषित विकिरण की आवृत्ति है। जैसे मान लो जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर की कक्षा यानी मान लीजिए जो पहली मंजिल E1 से कूदकर बाहर की बड़ी कक्षा यानी दूसरी मंजिल E2 में जाता है, तो वह बाहर से ऊर्जा घटकता है, मतलब क्या करता है? बाहर से ऊर्जा लेता है यानी अवशोषित करता है। और जब वह हाई लेवल से वापस लौटकर अपनी औकात वाली नीचे की कक्षा में लौटता है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो फालतू ऊर्जा उसके पास होती है, उसे वह एक पैकेट के रूप में बाहर फेंक देता है। और इसी पैकेट को फोटोन या फिर प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी पैकेट को फोटोन या फिर प्रकाश की किरण कहते हैं, जिसकी ऊर्जा होती है E इक्वल डेल E इक्वल E2 माइनस E1 इक्वल HB। ठीक है। अब उसके बाद आता है बोर के परमाणु मॉडल की सफलताएं। इस मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सफलतापूर्वक की और इसने हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की सटीक गणना करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।